सम्मानित किया गया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर। और राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर गणित में ही सम्मान मिले और खास तौर से वैदिक गणित के क्षेत्र में, तो ये मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और खास तौर से अगर अपने देख रेख में चल रहा हो तो थोड़ी सी खुशी दोगुनी हो जाती है। और मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को उस गोल्ड मेडल की भी थोड़ी तस्वीर कहीं से मिल जाए, तो मैं प्रयास करता हूं दिखाने का। और काफी अच्छा जो है मतलब था ये। सर मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया फोटो। अच्छा, 1 मिनट कर दिया? जी सर। हाँ, सारे बच्चे देख लेंगे वैसे। अब मैं दोबारा वो नहीं लेता हूँ, तो मुझे फिर से वापस अपने सिस्टम में व्हाट्सएप खोलना होता। आप सब वहां से देख सकते हैं। बढ़िया है तो सारी, और ये काफी अच्छा है। और ये मतलब उपलब्धि जो है सो डॉक्टर सोनिया गुप्ता के लिए तो है ही, साथ में चौधरी चरण सिंह के लिए भी उपलब्धि है। और यहाँ के मैथमेटिक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, पूरी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए भी है। खास तौर से शिवराज सर जो काफी योगदान रहा उनका, और आज भी लगातार योगदान बना रहता है। और तो मतलब ये काफी। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पीछे हम लोगों ने सम एंड द डिफरेंस ऑफ सर्कुलर फंक्शन पढ़ा था, इस पर थोड़ी चर्चा की थी। और यहाँ कुछ क्वेश्चन जो था वो उसी पर बेस्ड मैंने आपको दिया था करने के लिए। काम कुछ बच्चों के आए या नहीं आए पता नहीं, मैंने ध्यान दिया नहीं, लेकिन ज्यादातर बच्चों के काम आए नहीं। अब देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, अगर ये बोधायन नंबर एक एंगल अगर थीटा हम मानते हैं, और ये बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, इसमें एक एंगल अगर थीटा हम लेते हैं जिसकी बेस जो है वो P है और परपेंडिकुलर को Q मान लें,
और हाइपोटेनियस यहाँ 1 रखते हैं, थोड़ी सी सुविधा होगी हम लोगों को। सपोज करें कि हमें 2 थीटा निकालना है, 2 थीटा निकालना है, तो 2 थीटा के लिए जो एंगल होगा ट्वाइस ऑफ द एंगल के लिए बेस क्या होगा? तो देखें बेस क्या होता है कि वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन, तो पी का पी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हो गया। और क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन होगा तो पी क्यू मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 पी क्यू, 2 पी क्यू आ जाएगा। और इसको एज इट इज 1 रहने दें, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो हम थोड़ा सा आई एम सॉरी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था कुछ। तो ये हमारा जो है अब 2 थीटा का फॉर्मेशन है। 2 थीटा के लिए आपका बेस हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 2 पी क्यू, और हाइपोटेनियस इसका हो जाएगा 1। अब हमें थोड़ा सा और ध्यान देना है। एक आप देखें, अब यहां पर हम थीटा और प्लस 2 थीटा करें तो क्या होगा? सोचे जरा सा। हम अभी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आज थोड़ा सा हमारा 2-4-5 मिनट वेस्ट हो गया है, कोई बात नहीं। 2 थीटा प्लस थीटा, हमें आज तो 2 थीटा प्लस थीटा ये हो जाएगा हमारा 3 थीटा। अब ये आपको सॉल्व करना है। कैसे वो देखें। पहले तो आप एक बार इसको आप ट्राई करें, फाइनल आंसर मैं लिख दूंगा। पहले वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन जैसा कि आपको पता है, और उसका सब्ट्रैक्शन, और फिर क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन, अगर 3 थीटा हमें निकालना है तो आप इसका करके ग्रुप पर शेयर करें, और इसके लिए आपको 1.5 मिनट का समय मिलता है, फिर मैं इसका आंसर रखूंगा। 1.5 मिनट का टाइम है, आप इसको रखें।
और उसके बाद मैं इसका आंसर दूंगा। ये आपका 3 थीटा का भी फॉर्मेशन पूरा हो जाए। प्रेम कुमार का आंसर आ गया है। बहुत अच्छा। समय से काफी पहले आ गया, इसका मतलब हम लोग बहुत फास्ट चल रहे हैं, वैदिक गणित बहुत ज्यादा असर कर रहा है। हाँ, देखते हैं, फाइनल कैलकुलेशन सीधा लिखते हैं और इस पर हम फाइनल कैलकुलेशन लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका पी क्यूब माइनस 3p क्यूब स्क्वायर। एक और आंसर आ गया हिमांशु सिंह पाल का। ठीक है, आप लोग आंसर एक बार मिला लीजिएगा, मैं भेज रहा हूं। और इधर हो गया आपका 3p स्क्वायर क्यूब माइनस क्यूब और ये 1 हो जाए। ये आपका आ गया है। अब क्या हम इस पर आगे अब ये जो आगे मैं आपको देने जा रहा हूं, ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स के लिए नहीं है। अब ये रिसर्च लेवल की चीज है। आप में से कोई बच्चा अगर रिसर्च लेवल को हिट करना चाहता है तो वहां आप इसको देख सकते हैं और इस पर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे क्या हम 4 थीटा 5 थीटा या एंड सो ऑन n थीटा की तरफ जा सकते हैं क्या? तो n थीटा की तरफ हम जा सकते हैं क्या? तो ये थोड़ा सा हमें देखना है। और अगर हम n थीटा की तरफ जाते हैं तो हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड के कंपेयर में एफर्ट्स कितना रिड्यूस होता है, तो एक कंपैरेटिव स्टडी करके हम लोग इस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो हालांकि ये आगे का जो हमने बताया 4 थीटा 5 थीटा या n थीटा, ये सर्टिफिकेट कोर्स में नहीं है। आप एक रिसर्च लेवल टास्क इसको रख सकते हैं और इस पर हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और फ्यूचर में अगर आप लोगों को, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर जो अपना होता है इसी का, उसमें एक रिसर्च पेपर भी आप लोगों को देना है। तो एक रिसर्च पेपर आप लोगों को देना है इसमें, तो आप लोग पहले से थोड़ा सा तैयारी करें। तो एक टॉपिक आप ये भी, कोई जिसके भी ट्रिग्नोमेट्री या बोधायन पर काम करने की इच्छा हो, वो इसको अपना एक टॉपिक सेलेक्ट कर सकता है। तो यहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा चीजों को और लेते हैं। अब यहां पर हमने एक बोधायन एंगल थीटा के लिए
रखा बोधायन एंगल जो है थीटा का, कि बोधायन नंबर जो है वो आपकी आ गई P, Q और 1, ये हो गया। अब PQ1 है तो एक और बोधायन संख्या अगर इसी थीटा एंगल के लिए हम ले लें तो वो हो जाएगा cos थीटा, sin थीटा और 1 हाइपोटेन्यूज। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। अब आप सबसे पहला काम करें कि थीटा 2 थीटा को हम लेते हैं, तो 2 थीटा में अब देखिए सबसे पहले यहां 2 थीटा लीजिए। 2 थीटा का बेस जो है वो क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो अब cos 2 थीटा अगर हम लेते हैं तो आप देखें P को हमने लिया cos, तो क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इससे और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। आपको ये देखें, यहां पर पहले इसको चेंज कर लें एक बार, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक बन जाएगा। फिर पहले इसको चेंज करें, फिर दूसरे नंबर पर इसको आप चेंज कर सकते हैं, तो इससे फॉर्मूला आपके साथ बनता चला जाएगा। ठीक है, उसका एक और तरीका है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो भी चीजें जो है ऊपर नीचे, तो फिर ये और बन के तैयार हो जाएगा। कई चीजें जो है आएंगी सामने। ठीक है, तो कॉस थीटा का ये जो है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। अब इसी पर अगर हम आप एक बार जो है इसके आगे फर्दर कॉस 2 थीटा के 2 और फॉर्मूले होते हैं, इसको आप कोशिश करें और बना करके भेजने की। उसके बाद साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा के लिए होता है 2PQ। 2PQ की वैल्यू आप डाल दें तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा और साइन थीटा। बहुत अच्छा, डॉक्टर कोमल अरोड़ा का आंसर आ गया है, बहुत अच्छा है। कॉस 2 थीटा में भी साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं क्या कि tan 2 थीटा, सॉरी tan 2 थीटा, cosec 2 थीटा, sec 2 थीटा, cot 2 थीटा, क्या यहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं क्या? इसको एक बार जरा प्रयास करिए, एक बार इसको भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बातें करते हैं 3 थीटा की। एक बार जरा देखें, 3 थीटा की जब हम बात करते हैं तो 3 थीटा के लिए हमने इसका बेस लिखा था
बेस लिखा था पहले पी क्यूब माइनस 3p क्यूब स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर लिखा था 3p स्क्वायर क्यूब और माइनस क्यूब। ये इसका बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हम cos 3 थीटा पर जा सकते हैं क्या, और cos 3 थीटा के बाद sin 3 थीटा पर जा सकते हैं क्या। इस पर जरा आप एक बार देखें, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर यहां तक हम लोग पहुंच जाएं तो फिर क्या हम tan 3 थीटा के बारे में सोच सकते हैं। ये कई चीजें हैं, इस फॉर्मूले सबको भी एक बार जरा हम लोग ध्यान में रख लें। एक बार sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा के विषय में सोच के देखिए। आप में से किसी का हो गया हो तो डाल दीजिए ग्रुप में। cos 3 थीटा, sin 3 थीटा और tan 3 थीटा। इसके ऊपर भी आपको मैंने काम दिया था, साइन और cos बताया था 2 थीटा का, tan 2 थीटा, cosec 2 थीटा और sec 2 थीटा और cot 2 थीटा का। बढ़िया। डॉक्टर कोमल अरोड़ा, इनका आ गया है साइन 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा का। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप देखें, बोधायन नंबर के वो 5 स्टेप से ही ये सारे फॉर्मूले निकल रहे हैं। तो trigonometry is one of its application बोधायन नंबर का। बोधायन नंबर के जो 5 स्टेप्स हैं, उसमें उसका ट्रिगोनोमेट्री एक एप्लीकेशन है। आपको जो है पूरी 1 ईयर की सर्टिफिकेट कोर्स में 1-2 एप्लीकेशन और पढ़नी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, थोड़ी सी कैलकुलस में भी एप्लीकेशन देखेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। कुछ चीजें पढ़ेंगे हम लोग। थ्री थीटा का आ गया है, एक बार डाल के देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब एक बार जरा सोचें, एक और छोटा सा काम ट्रिग्नोमेट्री को, अब चूंकि ये अपने आपके सिलेबस के आखिरी पड़ाव में है ये, तो देखिए जरा सा क्या कर सकते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री हमारा कंप्लीट होने के उस पर है, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ बढ़ेंगे। अब एक बात देखें, मान लीजिए टू थीटा इक्वल टू, अगर हम ए मान लें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, a/2 हो जाए। तो क्या हम इसको चेक कर सकते हैं क्या? क्या हम इसको चेक कर सकते हैं? इसी प्रकार यदि 3 थीटा इक्वल टू अगर a मान लें तो थीटा इक्वल टू a/3 हो सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है? इस पर क्या हम सोच सकते हैं, विचार किया जा सकता है क्या? तो एक बार इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। इसमें क्वेश्चंस तो काफी हो गए थे, ठीक है।
अब ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग ये लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। Sum and difference of two or more angles in a circular function। एक सर्कुलर फंक्शन में दो या दो से ज्यादा कोणों के योग या अंतर की बात करेंगे। देखिए, थोड़ी सी जो है चीजों को लेके चलते हैं और जब चीजें आएंगी तो एक एक करके एक देखें, एक ट्रायंगल एबीसी है, इसका एंगल भी एबीसी ही है। इसके बीच का जो रिलेशन है वो आप सबको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये बताने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर कोई अदर देन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हो तो उनके लिए ये अलग से स्पेशल जानकारी है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इस आधार पर जो रिलेशन स्टैब्लिश किए जा सकते हैं इन एंगल्स के बीच में, तो आपके पास आता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी होगा, b प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए होगा, या a प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस बी आ जाए। ऐसा ही एक रिलेशन क्रिएट होता है। अब जो छोटी सी चर्चा हम लोग करेंगे वो क्या है, एक बार जरा ध्यान देंगे। इस पर चीजें तो हम लोगों ने देखी है और एक प्रश्न आता है हमारे सामने और देखते हैं इसको सॉल्व करके। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यदि पाई हो या 180 डिग्री हो तो ये प्रश्न है आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री cos 2a, cos 2b और cos 2c इक्वल टू 1 माइनस
4 cos A cos B cos C, ऐसा होना है। एक बार जरा आप प्रयास करके देखें और फिर उसके बाद मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। पहले आप एक बार प्रयास कर लें। थोड़ा मैं जगह बनाया हूं अपने लिए ताकि मुझे पर्याप्त जगह मिल सके। ये प्रश्न है हमारा और एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ी सी हिंट इसके लिए मैं आपको कोशिश करता हूं कि दिया जाए। एंगल ए की बोधायन संख्या B1, P1 और 1 मान लिया जाए और बी की बोधायन संख्या बी की बोधायन संख्या जो है सो यदि हम B2, P2 और 1 मान लें तो बाकी के रिलेशन आपको क्रिएट कर दें। एक बार जरा प्रयास करके देखें और फिर उसके बाद यहां
देखें, एंगल ए के लिए अगर B1 P1 और 1 है तो 2A क्या हो जाए? 2A हो जाएगा B1 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 2B1 P1 और ये 1 है। उसी प्रकार यदि B की बोधायन संख्या है B2 P2 और 1, तो 2B की बोधायन संख्या आपकी B2 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी एक आंसर आया है कपिल अत्री, बहुत अच्छा। और ये हो जाएगा आपका 2B2P2 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहां कुछ गड़बड़ है क्या? 2B1P1 2B2P2, ठीक है, कोई नहीं। अब हाँ, अब देख सकते हैं ए और बी की आपको 2A और 2B की निकल गई, तो 2C की कैसे निकलेगी ये हमें देखना है। एक बार जरा इसको चेक करिएगा।
अब क्वेश्चन का जो LHS है वो एक बार देखें। क्वेश्चन का LHS कहता है यानी लेफ्ट हैंड साइड। LHS क्या कहता है वो हम ध्यान दे सकते हैं। तो 2a cos 2a कहता है P1 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर और आगे -1 2c के लिए जो हम बनाएंगे आगे -1 प्लस 4 सॉरी ये D और P है। एक मिनट थोड़ा सा ओके। यहां हो जाएगा 2a B1 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर और प्लस B2 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर -1 प्लस 4 B1 B2 माइनस P1 P2 माइनस B1 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर माइनस B2 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर। कुछ इस तरह से जो है चीजें आपके साथ बन के तैयार हो जाएगी। इसको जब फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा थोड़ा सा यहां आपको मेहनत करनी होगी।
और 1 -1 + 4 cos A cos B cos C। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर मात्र 3 प्रश्न का प्रयास करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इतना टेंशन तो हम भी नहीं लेते। और 2-3 क्वेश्चन अगर इस पर एज ए प्रैक्टिस हो जाए तो लगभग सारी चीजें कवर अप हो सकती है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इतनी ट्रिग्नोमेट्री काफी है, और थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री इसको थोड़ा सा एक बार और हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में रिपीट करेंगे और कुछ नई चीजें भी पढ़ेंगे वहां। हालांकि हमने ये वाला टॉपिक थोड़ा सा एडवांस ही आपको पढ़ा दिया है, वो हर साल ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ा ही देता हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस एक टॉपिक है, वो सेकेंड सेमेस्टर में है। हालांकि पिछले सालों में पहले सेमेस्टर में ही पढ़ा दिया करता था। तो लेकिन ये टॉपिक है बेसिकली सेकेंड सेमेस्टर में। तो देखते हैं इस पर क्या जो है सो आगे बढ़ता है चीजें। सिलेबस के उसकी बात करें हम, तो अब तक सिलेबस में हम लोग कहाँ पहुंचे हैं वो जरा एक बार देख लेते हैं। हमारा बोधायन नंबर हो गया है फर्स्ट यूनिट, और ट्रिग्नोमेट्री हो गई है। 2 यूनिट हमारा हो गया है, 2 यूनिट बचता है। एक है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर में समिश्र संख्या, और दूसरा टॉपिक है कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। लगभग 40% सिलेबस हम लोगों ने कवर अप कर लिया है, और अभी 40% और है, और 20% जो है वो मैथमेटिशियन की लाइफ हिस्ट्री है।
तो उसमें न्यू सिलेबस में लिखा होगा वो कौन कौन से मैथमेटिशियन लेने हैं। नई सिलेबस वाली प्रिंट आउट मेरे पास है नहीं, मेरे पास पुराने वाले सिलेबस की प्रिंट आउट थी। तो इन तीनों प्रश्नों को जरा एक बार आप प्रयास करके देखेंगे। और सेकंड सेमेस्टर में इसका इनवर्स ट्रिगो टॉपिक भी हम लोग बढ़ेंगे आगे, वो सेकंड सेमेस्टर में है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसको डाल रखा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हम लोग पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में। तो कुछ टॉपिक सेकंड सेमेस्टर के लिए रहना चाहिए, नहीं तो सारे यही कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर इसी में टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा और हमारे टॉपिक रह जाएंगे। और क्योंकि अभी 2 टॉपिक अपने रहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, कम समय लगेगा, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। बिल्कुल नई चीज जो है, हालांकि सब चीज तो नई ही है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से काफी फेमिलियर रहते हैं बच्चे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें हम लाइन के इक्वेशंस, आपको पता है कि मॉडर्न मैथमेटिक्स अब तक जो करती आई है 4 फॉर्म बताती है लाइन के इक्वेशन की, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो एक लाइन के इक्वेशन के 5 फॉर्म में काम करता है। तो वो 5 फॉर्म जो है हम लोग देखेंगे, बस उतना ही पढ़ना है क्वेश्चन ऑफ ए लाइन। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम सबसे लास्ट टॉपिक रखेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां के बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एक नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की खासियत यह है कि ये टॉपिक जो है सो अभी दिल्ली के 2 कॉलेजेस में जो कार्यशाला हुई है तो उसमें कराई गई है। तो अभी ये ताजा है मेरे दिमाग में, और 2 जगह इसको अभी रिपीट किया हूं। और यहां भी यहाँ के दिल्ली के हंसराज कॉलेज में और श्यामलाल कॉलेज में। हंसराज कॉलेज में तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसमें सारे जो है सो प्रोफेसर ही जुड़े हुए थे, ज्यादातर प्रोफेसर, लेक्चरर, और ये यानी ये इसकी क्राइटेरिया थी कि मिनिमम आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए। 1-2 जो है सो आउट ऑफ ये थे, रिसर्च स्कॉलर थे,
बाकी ज्यादातर, और श्यामलाल में स्टूडेंट्स के लिए रखा गया। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है अभी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी ताजा ताजा है ब्रेन में, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा समझें तो इसे हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये अलजेब्रा का एक पोर्शन है और यहीं से चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो शुरुआत होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, where a is not equal to 0। a जो है 0 नहीं होना चाहिए। a जो ही 0 होगा, b और c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो। a जो ही 0 होगा तो इसकी डिग्री चेंज हो जाए, और क्वाड्रेटिक के लिए सबसे पहला कंडीशन है डिग्री 2 होनी चाहिए उस इक्वेशन। दैट्स वाई अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हिस्ट्री पर अगर हम ध्यान दें, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले, तो आर्यभट्ट का कार्यकाल क्या रहा है, एक बार आप लोग सर्च करेंगे और खुद जानने का प्रयास करेंगे। इनकी जो पुस्तक है, ग्रंथ है, वो है आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय, इस ग्रंथ में कई ऐसे श्लोक हैं जिनकी गणितीय व्याख्या करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्वरूप मिलता है। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य से पहले तक, और इवन श्रीधराचार्य ने भी अर्थमेटिक स्वरूप में सॉल्व किया था। पहले ये अव्यक्त गणित के नाम से जाना जाता था, उसके बाद ये कुट्टक हुआ, कुट्टक भी कहते थे। बाद में 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास एक भारतीय गणितज्ञ हुए पृथोदर दास। पहली बार उन्होंने बीज गणित शब्द का नाम दिया कि ये जो अव्यक्त गणित वगैरह है, इसको बीज गणित कहा जाए। 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास में पहली बार इसका नामकरण बीज गणित हुआ। और सबसे पहले ये अरब गया, क्योंकि अरब के साथ व्यापार, सीधा संपर्क था हमारा जमीनी रास्ते से। तो
आप लोग को पता होगा कि प्राचीन काल में भारतीय ज्ञान परंपरा में ये था कि ज्ञान का जो है दो ज्ञानियों के बीच मुकाबला हुआ करता था। मुकाबला तो ये उर्दू शब्द है, स्पर्धा होती थी और उसमें जीतने वाले को विजेता घोषित किया जाता था। राजा की तरफ से जो है इनाम वगैरह जो भी होता है वो दिया जाता था। आज भी वो चीजें जीवित है क्विज के माध्यम में, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह ऑर्गेनाइज करती रहती है समय समय पर। आज भी ऐसा होता है। तो उस समय विद्वान, तो ये जो क्वाड्रेटिक जो था, जिसे वर्ग समीकरण के नाम से जानते थे हम पहले, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण के नाम से जानते थे, और कुछ ग्रंथों में इसको अव्यक्त आदि वर्ग समीकरण लिखा हुआ है। अव्यक्त आदि वर्ग समीकरण ऐसा भी कहीं मेंशन है कुछ जगह पर। कुछ ग्रंथों में कुट्टक के रूप में है, और ये सारे के सारे अर्थमेटिक रूप में होते थे। किसको किससे गुणा करना है, किसको किससे भाग देना है, किसका वर्गमूल निकालना है, किसका वर्ग निकालना है, इसके आधार पर जो है काम हुआ करता था। तो आर्यभट्ट के ग्रंथों में पहले सर्वप्रथम वहीं से प्राप्त होता है। मेरे पास उसका श्लोक संख्या भी है और इस पर मैंने कुछ काम किया है, तो कभी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग को बताऊंगा। इसकी श्लोक संख्या भी आर्यभट्ट ने अपने दो जगह है, एक तो संख्या में और दूसरा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट में तो वर्ग समीकरण का प्रयोग किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो तीन जगह है उनके ग्रंथ में प्रयोग। तो आर्यभट्टीय में कई चैप्टर्स में है, तो और वहां हाँ, तो हम
चल रहे थे कि आर्यभट्ट के ग्रंथ में कई जगह पर इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रश्न थे जिसका हल करने की विधि अंक गणितीय पद्धति से अर्थमेटिक मेथड से दिया हुआ था। हालांकि श्रीधराचार्य और भास्कराचार्य तक के लीलावती में अंक गणितीय पद्धति से ही इसको हल करने का मेथड है, लेकिन भास्करीय बीज गणित जो भाग है सिद्धांत शिरोमणि का, उसमें आपको बीज गणित के रूप में ही इसको प्रदर्शित किया गया। हालांकि श्रीधराचार्य ने ही थोड़ा बहुत उसको शुरू कर दिया था, लेकिन वो टीकाकार और व्याख्याकार जो थे वो अलग अलग ढंग से उसको प्रमोट करते रहे श्रीधराचार्य के पुस्तक ग्रंथ को। तो ये चीजें जो है थोड़ी सी सामने आती है। और 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास में ही ये जो टॉपिक है अपना अव्यक्त वर्ग समीकरण, ये सऊदी अरब की तरफ गया और वहां पर जो ये प्रतिस्पर्धा जो भारत में होती थी, वहां पर ये मुकाबला के नाम से हुआ। और फिर वो अलजबर मुकाबला, वहां एक नाम आया अलजबर मुकाबला, अलजेब्रा हो गया अलजेब्रा। फिर आगे एक्सेप्टेबल जो है रोम चला गया, रोम से ये फिर इस तरह से आपके सामने वापस पुनः भारत में आज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा रहे हैं। जस्ट wrapped the things in English alphabet. आप जब लीलावती देखेंगे जो इसके ओरिजिनल टीका है लीलावती का, तो उसमें जैसे क स्क्वायर ख स्क्वायर इस तरह से करके चीजें जो है लिखी गई है एक्स के जगह, क ख ग या अ ब अपनी जो है देवनागरी को ली गई है, एक्स वाई वगैरह को नहीं लिया गया है। जो नए टीकाकार हैं उन्होंने एक्स वाई को लिया है। प्रारंभिक गणित में क ख की जो है चीजें चलती है, और जो देवनागरी भाषा की जो ये जो शब्द थे वही वर्ण चलते हैं वहां पर। अब हम आते हैं, इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपकी हो गई, उसके बाद आते हैं कि कहां पे आता है। ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में इसकी चर्चा कर रखी है, लेकिन वो श्लोक अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं, अभी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर काफी सारे श्लोक हैं, लेकिन एक श्लोक है जो ये बताता है कि जो इसका विविक्तकर है, विविक्तकर यानी इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं आज प्रेजेंट मैथमेटिक्स में, b² - 4ac। तो d यदि 0 हो तो उसका रियल और इक्वल रूट, और d अगर ग्रेटर देन 0 हो तो रियल रूट होते हैं, 2 रियल रूट्स। उसके बाद d यदि लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट लिखते हैं। अब रियल रूट नहीं होगा तो क्या होगा? यहीं से हमारा प्रश्न शुरू होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का आधार यहीं से बन के तैयार होता है। इसके लिए ब्रह्मगुप्त ने अपने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में एक श्लोक लिखा है
और कहा है कि यहाँ पर विविक्तकर जो है वो ऋणात्मक हो जाता है। तो उन्होंने ऋणात्मक की चर्चा तो की है, लेकिन उसके आगे इसको नहीं बढ़ाया था, क्योंकि जरूरत ही नहीं। व्यवहारिक गणित में, व्यवहार में जब चीजें आती है तो उसकी जब कोई चीज ऋणात्मक हो जाता है तो फिर उससे आगे जरूरत ही नहीं महसूस होती, और जब जरूरत नहीं महसूस होती तो फिर हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं करते। क्योंकि पहले की जो गणित जितनी थी वो व्यवहारिक गणित होती थी। अब उसी संदर्भ में हम थोड़ा सा आगे देखें तो हमारे पास आता है, एक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ये जो है नेगेटिव आ जाएगा, और ऐसे कई सारे इक्वेशंस हैं जिसके नेगेटिव आ सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 1, एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर माइनस 1। यहां तक जो है, यहां तक ब्रह्मगुप्त ने चर्चा कर रखी कि ऋणात्मक चीजें आती है, लेकिन वो श्लोक मैं खोजने में लगा हुआ हूं, क्योंकि मेरे पास जो पीडीएफ मौजूद है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का, उसमें यही पेज गायब है, एक ही पेज ये गायब है, जिसके कारण हमें अभी तक मिल नहीं पाया है। और मैं इसका फिजिकल बुक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं अगर हमें उपलब्ध होगा तो हम जरूर इसका पता लगाएं और आपके सामने रखेंगे निकट भविष्य में जल्दी। उसके बाद आते हैं तो रूट अंडर माइनस 1 जो आ गया, इसका फंक्शन नहीं हो सकता आगे, क्योंकि नेगेटिव के, और यहीं से सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र का मतलब मिश्रण होता है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का, उसी को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है, जहां हम लिखते हैं z इक्वल टू, और इस काल्पनिक संख्या को a प्लस आयोटा b ऐसा नाम देते हैं। और ये आयोटा जो है हमने यहां रूट अंडर माइनस 1 निकाला है, जैसे x इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1, इसे आयोटा कह के पुकारते हैं। सिंबल ऐसा होता है, भारत के कुछ एक क्षेत्र में इसको आई भी पढ़ते हैं, जैसे a प्लस आई बी ऐसा करके भी पढ़ते हैं, और भारत के कुछ क्षेत्र में आयोटा पढ़ते हैं। तो दोनों चीजें हैं, और पहले के मैथमेटिशियन आई पढ़ा करते थे, अब मॉडर्न के जितनी भी बुक्स आ रही है उसमें इसको आयोटा से सिंबलाइज किया जाता है। तो ये जो है हमारा तरीका है पढ़ने का। अब इस थोड़ा सा पहले हम आयोटा को चेक करें कि आयोटा है क्या, और रूट अंडर माइनस 1, जैसा कि हमने देखा, एक जगह शायद यहां बच जाएगी, नहीं होगा, कोई नहीं, इस पे चलते हैं दूसरे पेज पर। तो आयोटा इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1, जैसा कि आप लोगों ने देखा ये होता है, ये आयोटा होता है। अब आयोटा को अगर हम स्क्वायर कर दें तो लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा, यानी रूट अंडर माइनस 1 इंटू रूट अंडर माइनस 1। आपको पता है
-1 हो जाएगा, ये कहने की जरूरत नहीं। उसके बाद आयोटा पे पावर 3 करें तो आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा। अब यहां इसको ब्रेक करिए, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी आयोटा स्क्वायर का -1 हो गया इंटू आयोटा, इट मीन्स माइनस आयोटा हम लिख सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो आएगा टॉपिक वो होगा आयोटा पे पावर 4। तो आयोटा पे पावर 4 है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर में, यानी -1 इंटू -1। अब यहां थोड़ा कहने की जरूरत नहीं कि ये 1 हो जाएगा। अब ये आयोटा का पे पावर 4 जो है ये हमारा आधार बनेगा और इसी से हम बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आयोटा पे पावर 23 है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो 4 से देखेंगे कहां पर ये लगता है, 4 5 जा 20, तो 20 तक कट जाता है। अगर 24 होता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आयोटा पे पावर 20 इंटू आयोटा पे पावर 3, जो परफेक्ट कट रहा है उसको अलग रखेंगे। और ये अब आयोटा जो परफेक्ट कट गया वो 1 के बराबर हो जाएगा और जो रह गया आयोटा क्यूब का होता है माइनस आयोटा, सॉल्व कर दे तो माइनस आयोटा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आयोटा पे पावर 253 है, मान लेते हैं 253 है, तो क्या होगा? अब देखें कहां पे जाके कैंसिल होगा, 252 पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है। तो आयोटा पे पावर 252 इंटू आयोटा पे पावर 1, तो 252 का 1 हो जाएगा और इंटू आयोटा, तो इसका आंसर आयोटा आ जाए। दैट्स ऑल। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इस पर एक एक्सरसाइज दे दूं, क्योंकि हमारा सबसे वो जो है पसंदीदा काम है इस एक्सरसाइज देना। Apa quebrou, Quebrou, mas tô ficando muito frio. ये एक कुछ प्रश्न है आपके लिए। एक बार देखें, कुछ एक प्रश्न इसके सॉल्व करके आप डाल सकते हैं चाहे तो।
एक बार जरा इसको प्रयास करके देखिएगा, कुछ एक प्रश्न इसमें से। जिन लोगों ने अब तक, जिन बच्चों ने अपना नाम नहीं लिखा है, ग्रुप पे एक बार लिख देंगे। आप लोग जल्दी डालें इसमें से। ऐसा करें, पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये डालें और एक क्वेश्चन ये वाला डालें। यही 2 क्वेश्चन, सेकंड का 4th पार्ट बाकी आप होमवर्क में करेंगे, घर के आपके काम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, ये 2 क्वेश्चन आप डालें। मैं बस 1 मिनट में फिर वापिस आता। देखें किनके किनके आ गए हैं। रीमा अग्रवाल और रेवानंद चहल, इन दोनों के आ गए हैं। बाकी सब आप लोग जल्दी जल्दी डालें आंसर। और पीछे आपके काम आए नहीं थे, कुछ एक काम आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं। मोबाइल रहना। बढ़िया। क्षिप्रा कौशिक, कपिल अत्री और समरेश, अनिल धनकर, हिमांशु पाल सिंह, इन सब का रहा है। बढ़िया। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक से आगे चलते हैं। अब
देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है वो ध्यान देंगे। थोड़ी सी चर्चा हमने ऊपर की है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हम कहते हैं वास्तविक भाग, और इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा लगा होता है उसको काल्पनिक भाग कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। अब यहां x प्लस आयोटा y है, तो आप देखें ये x जो है वो आपका रियल पार्ट हो, और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट। y आपका इमेजिनरी पार्ट। इस प्रकार ये z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, ये पूरा का पूरा मिल करके कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण करता है। ठीक है। उसके बाद अब जो हमारी बातें आती है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बोधायन स्वरूप क्या होता है। बोधायन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बोधायन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बोधायन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कुछ बच्चे जो मतलब के विशेष किससे ऑब्जेक्शन आया था कई बार, और हर सेमेस्टर हर टेन्योर में एक दो बच्चे के साथ ऐसी समस्या होती है कि इंग्लिश में चीजें क्यों नहीं होती, हिंदी में क्यों होती है। तो इसका एक सीधा सा हम समझ लें कि आप कभी अपने आसपास में अभी जितने भी कॉलेजेस वगैरह सेमिनार वगैरह अटेंड करने का मौका मिला है, हर जगह हमने देखा है कि 99% स्टूडेंट जो होते हैं बेशक वो बोलते तो इंग्लिश में है लेकिन वो हिंदी में कंफर्टेबल रहते हैं, और कई बार तो वो इंग्लिश बोलते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो बोल क्या रहे हैं इंग्लिश में। जो लिखा हुआ होता है वो पढ़ लेते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। तो थोड़ी सी और न्यास जो है का एक विषय है मातृभाषा में शिक्षा। तो हमारा प्रयास होता है, आप देखेंगे कि न्यास के लोग जो होते हैं
वो यूनिवर्सिटी में और इंग्लिश कॉन्फ्रेंस में भी जाकर के हिंदी बोलते हैं। और इसकी शुरुआत सबसे पहले शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के जो संस्थापक थे डॉक्टर दीनानाथ बत्रा, सॉरी डॉक्टर नहीं, सीधा दीनानाथ बत्रा थे, तो उन्होंने शुरुआत की थी। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की स्थापना से पहले वो एक भी भाषण हिंदी में नहीं दिए थे और कभी हिंदी बोला नहीं था। लेकिन जिस दिन से उन्होंने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की स्थापना की, उसको लेकर के और आज तक लगभग 2007 से लेकर के और आज तक वो कभी इंग्लिश में भाषण नहीं दी। तो ये कमिटमेंट होता है अपने विषय के प्रति। और ऐसा नहीं कि चीजें समझ में नहीं आती, आप समझेंगे तो चीजें समझ में भी आएंगी, क्योंकि आपके अगर कंटेंट में पावर होगा तो दुनिया अपने लैंग्वेज में उसको डब करेगी और ट्रांसलेट कर लेगी। उदाहरण के तौर पर श्रीमद् भगवत गीता एक उदाहरण है, लगभग 1000 से ज्यादा भाषाओं में उसका भाषांतरण हो चुका हुआ है, क्योंकि कंटेंट में पावर है। तो ये सबसे बड़ी खासियत होती है। अब यहां देखें, एक टर्म है एक्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका बोधायन फॉर्म क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहला हमारा ये देखें, ये है एक जो होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद बेस के जगह जो हम बेस लिखते थे बोधायन नंबर में, उसकी जगह होगा रियल पार्ट। और जहां परपेंडिकुलर लिखते थे वहां होगा इमेजिनरी पार्ट। और जहां हाइपोटेनियस लिखते थे वहां पर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड, इसको हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं मॉड जेड, यानी जेड एस, जो इक्वल होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे हाइपोटेनियस इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर के, सिमिलरली बी इज द real part from here, base, perpendicular from the imaginary part, and at the y-axis on अर्गेन प्लेन, अर्गेन प्लेन ही कह दीजिए उसको। तो और फिर मोड जो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा जो है यहां पर आता है। अब आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसका रियल पार्ट एक्स है, इमेजिनरी पार्ट वाई है, और इसका मोड जो है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट्स ऑल। इसमें सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है, हमने बहुत बेसिक फॉर्म लिए हैं। आप देखें, एक एक टॉपिक को इस ढंग से
लिया है ताकि किसी को भी समझने में परेशानी ना हो और चीजों को समझा जा सके। एक उदाहरण है, आपको बोधायन फॉर्म में टैबुलेट करना है। बोधायन फॉर्म में इसे टैबुलेट करना है। एक प्रश्न आपके सामने, मैं इसको रख देता हूं। और रेस्ट को आप प्रयास करेंगे। पहले टॉपिक के ऊपर आपका ये जो इस तरह के, यदि कोई सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू 15 प्लस 8 आयोटा हो तो उसका बोधायन स्वरूप लिखिए, या सारणीबद्ध करना भी कहते हैं इसको। टैबुलेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z 15 प्लस 8 आयोटा इन बोधायन फॉर्म। तो ये आपका एक मैंने एज ए एग्जाम्पल इसको कर दिया है, और बाकी आप एज ए एक्सरसाइज में ये ले सकते हैं। इसका एक प्रश्न एज एक्सरसाइज ये ले सकते हैं। एक प्रश्न करके आप ग्रुप पर डाल दें, काफी इजी है, ज्यादा मुश्किल है नहीं।